और छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी, चलिए आपको सीधे ले चलते हैं। 25 इस पत्र के अनुसार हुई है, तो उसके पहले जो 10 तारीख का टेंडर हुआ वो किसकी अध्यक्षता में कौन से परिषद में की बैठक हुई जिसके ये आदेश आया कि ये बात जमहूरी में होनी है और 10 तारीख को टेंडर निकाला गया। आदरणीय सभापति महोदय, आप जो क्वेश्चन करें दो अलग अलग विषय हैं। पहला टेंडर के संबंध में, तो टेंडर के लिए एकदम स्पष्ट है कि आदरणीय शायद आप मेरे क्वेश्चन पे कंफ्यूज हो गए, मैं स्पेसिफिक कर देता हूं उसको। आपकी नियुक्ति 13/12/2025 को हुई। इस आदेश के अनुसार टेंडर निकला सभापति महोदय 10 तारीख को। तो नंबर 1 जो भारत सरकार की चिट्ठी है 11/4 की, जिसका उल्लेख आपने अपने जवाब में किया है, 11/4 में क्या जमहूरी में करने के लिए कहा गया था या छत्तीसगढ़ में कहीं भी करने की हमें स्वतंत्रता प्राप्त थी? नंबर 1। नंबर 2, जब आपकी नियुक्ति 13/12 को हुई तो 10 तारीख के पहले कौन से परिषद की बैठक हुई जिसमें यह निर्णय लिया गया कि यह जमहूरी में होगा और किसके आदेशानुसार यह टेंडर निकाला गया? 2 मेरे स्पेसिफिक सवाल है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं, न तो जमहूरी स्थल मेरे हिसाब से हुआ न राज्य अध्यक्ष के हिसाब से। जमहूरी का जो निर्णय हुआ, प्रथम राष्ट्रीय रोवर रेंजर जमहूरी के आयोजन के लिए छत्तीसगढ़ शासन जिला प्रशासन की संयुक्त बैठक हुई। उस बैठक में राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली के कार्यकारी निदेशक जो कार्यक्रम प्रशिक्षण देखते हैं उनके द्वारा 8/11/2025 को छत्तीसगढ़ के दोनों अलग अलग स्थलों पर, रायपुर और बालोद दोनों स्थलों को देखने आए। चूंकि जो पहली बार राष्ट्रीय रोवर रेंजर समागम था और राष्ट्रीय रोवर रेंजर समागम में उनकी कुछ नाम्स हैं, जैसे कि एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए वाटर स्पोर्टिंग के लिए तालाब चाहिए, बड़ा झील चाहिए, मड गेम के लिए कन्हाट भूमि खेत चाहिए, साथ ही साथ कम से कम 150-200 एकड़ जमीन चाहिए और एक स्थायी बिल्डिंग भी चाहिए जैसे अस्पताल और बहुत से व्यवस्थाओं के लिए व्यवस्था चाहिए। तो जब नेशनल का जो संयुक्त निदेशक जगह देखने आए तो उन्होंने नया रायपुर जगह को भी देखा और बालोद की भी जगह को उन्होंने देखा। दोनों जगह देखने के बाद उन्होंने बालोद कलेक्टर के साथ बैठक करके उन्होंने कहा कि कलेक्टर से सहमति ली कि हम अगर नेशनल लेवल का आयोजन यहाँ पे लेंगे तो आप इसकी सहमति देंगे कि नहीं देंगे। तो 8/11 को मेरे राज्य अध्यक्ष बनने के पहले ही उनके द्वारा वो जगह तय कर लिया गया था। और मैं बता देता हूं, इसकी पुष्टि जो राज्य कार्यकारिणी है, राज्य कार्यकारिणी अलग होता है, राज्य परिषद होता है, राज्य कार्यकारिणी के मुखिया राज्य मुख्यायुक्त होते हैं। उन्होंने 19/11/2025 को अपने राज्य कार्यकारिणी की जो बैठक थी उस बैठक में फिर उसको अनुमोदन लिया कि बालोद 2 दिन होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं वही पूछ रहा हूं कि 10 तारीख के पहले टेंडर कौन से परिषद में पास हुआ और किसके आदेशानुसार निकला? मेरा बड़ा स्पेसिफिक सवाल टेंडर की बात। टेंडर मेरे कहने पे नहीं हुआ। टेंडर राज्य मुख्य आयुक्त राज्य सचिव भारत स्काउट गाइड ने छत्तीसगढ़ शासन के डीपीआई को चिट्ठी लिखा स्कूल एजुकेशन को कि जो छत्तीसगढ़ में जो टेंडर प्रक्रिया है जेम्स के माध्यम से जो टेंडर में भर्ती होती है। आदरणीय, मैं समझ गया, लेकिन उस समय अध्यक्ष कौन था? मैं यही बात आपसे पूछना चाह रहा हूं कि 10 तारीख के पहले आपकी नियुक्ति चूंकि 14 को हुई है। ना, नियुक्ति 14 को नहीं हुई। आप 13/12 चिट्ठी है उसकी, 13/12 की आपकी चिट्ठी है। आदरणीय, आप उसको आदरणीय क्रमांक जेन्स 24 1335/2025 3 राज्य शासन नेतृत्व द्वारा भारत स्काउट गाइड छत्तीसगढ़ उपनियम 17 कंडिका 1 अनुसार श्री गजेंद्र यादव जी माननीय मंत्री जी स्कूल शिक्षा छत्तीसगढ़ शासन को पदेन राज्य अध्यक्ष भारत स्काउट्स एंड गाइड्स छत्तीसगढ़ के पद पर मनोनीत किया जाता है। ये 13/12/2025 की राज्य शासन ने चिट्ठी जो लिखा, टेंडर हमने नहीं लगाया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, मैं वही पूछ रहा हूं मंत्री जी कि उसके 10 तारीख के पहले कौन सी परिषद की बैठक हुई, उसका अध्यक्ष कौन था जिसमें ये टेंडर के आदेश हुआ? अध्यक्ष जो राज्य कार्यकारिणी के आधार पे वो वहां पे टेंडर तो 10 तारीख के पहले कोई तो बैठक हुई होगी जिसमें इस टेंडर के लिए आदेश पहले बैठक हुई ना। आदरणीय सभापति ने उसकी बैठक हुई जिसमें राज्य के जो उपाध्यक्ष है उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई है। तो राज्य के उपाध्यक्ष, ये बैठक कौन सी दिनांक को हुई है और किस दिन ये आदेशित किया गया कि वहां होगा और ये टेंडर लगने की प्रक्रिया हुई है? उपलब्ध करा दूंगा आदरणीय सभापति महोदय। आदरणीय, यही तो बेसिक सवाल है कि 10 तारीख के पहले ऐसी कौन सी बैठक हुई कि 10 तारीख को एक टेंडर लगता है, 13 तारीख को मंत्री जी नियुक्त होते हैं, उसके बाद उसको कैंसिल करके 23 तारीख को सारे मानक को कम करके 90 से 52 में लाकर वहां पर रीटेंडरिंग होती है। आदरणीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं, टेंडर प्रक्रिया शासन के जिला कलेक्टर के अंडर में टेंडर प्रक्रिया थी।
वो किसी के पद में रहने नहीं रहने से कोई प्रक्रिया रुकती नहीं है। आदरणीय, मैं वो बात नहीं कह रहा हूं। मेरा स्पेसिफिक सवाल ये है कि जब वहां पर परिषद ने कोई निर्णय लिया होगा तो कोई तो बैठक हुई होगी परिषद की, जिस परिषद की बैठक के बाद ही टेंडर और जगह का निर्धारण होकर आगे प्रक्रिया हुई होगी। उसको मैं बता रहा हूँ, राज्य कार्यकारिणी की बैठक में निर्णय हो चुका था आदरणीय सभापति महोदय। राज्य परिषद की बैठक एक बार होती है, लेकिन राज्य अब मैं वही पूछा आदरणीय, कौन से दिनांक को हुई है, किसके अध्यक्षता में? ये तो मैं बताया, राज्य कार्यकारिणी की बैठक 19/11/2025 को राज्य मुख्य आयुक्त, चूंकि स्काउट गाइड का प्रमुख राज्य मुख्य आयुक्त होता है, सिर्फ स्कूल शिक्षा मंत्री पदेन होता है। पदेन जिस दिन से वो स्कूल शिक्षा मंत्री का पदभार ग्रहण करता है सभापति महोदय, वो पदेन अध्यक्ष कहलाता है। लेकिन राज्य शासन ने इसकी चिट्ठी, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है, मैं आपको सभापति महोदय, पहली बार जब मेरे शिक्षा मंत्री बनने के बाद शासन ने विधिवत एक चिट्ठी जारी किया है। इसके पहले कोई भी चिट्ठी शासन ने जारी नहीं किया था। जो शिक्षा मंत्री बनता था वो पदेन माना जाता था। चूंकि आयोजन है, कोई बात न उठे, इसलिए राज्य शासन ने एक अलग से पत्र लिखा। और टेंडर का भी जो बात है, टेंडर के अप्रूवल जो है, मैं बताया, जो राज्य कार्यकारिणी का जो परिषद राज्य कार्यकारिणी है, जिसके राज्य मुख्यायुक्त उसके अध्यक्ष होते हैं, उनके द्वारा ही ये टेंडर के लिए अनुमति दी गई बालोद के लिए। और टेंडर हमने नहीं किया, टेंडर जिला प्रशासन ने किया। जिला प्रशासन की जो समिति है, अपर कलेक्टर के अध्यक्षता में जो समिति है, उनके नेतृत्व में टेंडर हुआ। आदरणीय, धन्यवाद, आपने इस बात को चूंकि स्वीकार लिया कि ये राज्य समिति द्वारा होकर ये टेंडर हुआ था। पहला टेंडर होता है आदरणीय सभापति महोदय 10 तारीख को, जिसको निरस्त कर दिया जाता है, जिसमें मार्किंग 90 का मिनिमम वो था कि इतने इतने आपको क्राइटेरिया फुलफिल करने हैं, 90 पॉइंट्स उसमें रहेंगे। उसके बाद उसको 52 पर ले आया जाता है, उस टेंडर को निरस्त करके नया टेंडर कर दिया जाता है। और 52 करने के बाद वो 4 तारीख को खुलता है। और उस समय सारे, मैं जानता हूं कि न्यूज़पेपर्स कोई ऑथेंटिक एविडेंस नहीं है, लेकिन 4 तारीख के पहले सब लोग ये बात, उस किराया भंडार जिसको दिया गया है, वो हर जगह वहां पर दिख रहा है कि उसने काम शुरू कर दिया है। 4 तारीख को टेंडर खुलता है और ये तीन दिन के अंदर 9 तारीख तक सारे काम वहां पर कंप्लीट हो जाते हैं। ये कैसे पॉसिबल है? इस पर आदरणीय, ये बहुत बड़ा विषय है। सभापति महोदय, वैसे ही संभव है जैसे बोरेबासी दिवस पर और सेठ मुलाकात में होता। प्रधान जी, आप प्लीज डाइवर्ट मत करिए टॉपिक को। जिस बात बोरेबासी का क्वेश्चन नहीं लगा हुआ है, आपको डाइवर्ट कर रहे हैं, आप प्लीज मत करिए। आप बोरेबासी और यहाँ पे मत जाइए। आप डाइवर्ट मत करिए। प्रश्न नहीं है, आपके सारे प्रश्न का जवाब मंत्री जी दे रहे हैं। वो बोरेबासी व्यवस्थी लेके वो बोरेबासी बोल दिया, ठीक है, वो मंत्री जी जवाब दे रहे हैं आपके प्रश्न का। अंतिम प्रश्न आदरणीय वाले हैं, आप चाउमीन खाते हैं क्या? लगभग 15 मिनट हो गए। अंतिम, छत्तीसगढ़ में बोरेबासी ही चलेगा सर। ये हर बार बोरेबासी के नाम पर बोलने वालों से बात कर रहे हैं। सभापति महोदय, अगर विषय किया जाएगा तो विषय का जवाब दिया जाएगा। मंत्री जी को जवाब देने दीजिए। आप चलेगा दीदी, बोरेबासी छत्तीसगढ़ में निकले क्या चलेगा? अरे तो एक ही दीदी मंत्री इतने करोड़ रुपए लगा रहे हैं, करोड़ों रुपए के बासी एक ही दिन में खा दी। ये तरीका थोड़ी होता है। ऐसे थोड़ी जी, आप लोग बैठिए। एक एक दुकान में 2-2 काउंटर होते हैं। तो ओकरे चर्चा करा ले ना, फिर प्रश्नकाल के मतलब आप लगा लीजिए प्रश्न और प्रश्न कर लीजिए, जवाब देंगे। तो 3 काउंटर चला। राघवन जी, अंतिम प्रश्न। 114। अंतिम प्रश्न मेरा बहुत स्पेसिफिकली ये है आदरणीय, 10 तारीख को एक टेंडर होता है जिसमें 90 पॉइंट्स रहते हैं, उसको कम करके उस टेंडर को निरस्त किया जाता है, उसको 52 पर ले आया जाता है। उसके बाद काम पहले शुरू हो चुका है, ये बात सर्वविदित है। आपसे मेरा सीधा सवाल यह है कि क्या इसको कम करने, टेंडर के पहले काम शुरू होने की जो प्रक्रिया हुई है, उस पर आप विधायक दल की समिति से जांच कराएंगे क्या? आदरणीय सभापति महोदय, इस विषय में एक बार और सेम प्रश्न पूछा गया था और उसका जवाब भी दिया गया था। आज दूसरा आपने क्वेश्चन लगाया, लेकिन घूम फिर के आप उसी में जा रहे हैं। मैं फिर से कहना चाहता हूं, पहली बात यह है कि ये जो स्काउट गाइड का जो कैंप था, वो छत्तीसगढ़ राज्य का ही नहीं था। नहीं, वो सब बता दिया आप, नेशनल का था। मैं वही बताना चाह रहा हूं, उसमें आप जवाब दे दीजिए। ये जो बोल रहे आदरणीय, हैं, उसको टेंडर जो की आप प्रक्रिया में पॉइंट कम करके उसको किसी दूसरे को देकर टेंडर खुलने के पहले काम कराने की जो विषय आया है, क्या आप इस पर विधायक दल के समिति से जांच कराएंगे क्या? मेरा ऐसा कहना है, अभी विधायक दल जाकर वहां क्या जांच करेगी आदरणीय सभापति महोदय? आदरणीय, वहां पर जितने न्यूज़पेपर से लेके सारे उस डेट के पहले के आ चुके हैं, उसकी जांच क्यों नहीं हो सकती? मेरा ऐसा निवेदन है
कि मैं बताया नेशनल का कार्यक्रम था, नेशनल का पार्ट अलग था, हमारा पार्ट अलग था। हमारा जो टेंडर था 4 तारीख को कंप्लीट हो गया था, हमारा जो काम था 10 तारीख के बाद का था। दूसरी बात आप जो बोल रहे हैं, जो पहले जब हमने टेंडर प्रक्रिया किया 90 अंक को हमने उसको मानक माना, उस 90 अंक में बोला गया था कि राष्ट्रपति लेवल का, प्रधानमंत्री लेवल का, केंद्रीय मंत्री लेवल का, मुख्यमंत्री लेवल का जो काम किया है वही वेंडर उसमें भाग ले। श्री सुनील कुमार सोनी, आपके ही आदरणीय सभापति, सदस्यों के द्वारा मेरा सवाल इसी में, मेरा भी प्रश्न लगा है माननीय सभापति महोदय इसी में। आदरणीय इसमें एक मेरा आपका प्रश्न है। प्रश्न तो इसमें नहीं है जी। 25 नंबर पे मेरा प्रश्न नहीं, लगा 25 का इसमें जवाब नहीं आएगा। लेकिन इसी आदरणीय जम्बूरी में लगा, सभापति महोदय, सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, जम्बूरी पे ही इसमें लगा, एक सवाल मेरा, जम्बूरी पे ही लगा सभापति महोदय। आपने कहा और मेरे जिला का मामला जम्बूरी पे ही लगा है माननीय सभापति। अब नहीं, देखिए आप ये बोलेंगे कि 25 में मेरा प्रश्न लगा है, उसका लेकिन जवाब इसी में लगा मंत्री माननीय दे, और सभापति मंत्री महोदय। जवाब नहीं देंगे। इसी में लगा माननीय आदरणीय सभापति महोदय, जांच का सीधा विषय ये है, क्या टेंडर के पहले काम शुरू हो गया था? ये बार बार शिकायत आ रही है और प्रश्न आ रहा है, इस पे क्या आप जांच कराएंगे? सीधा हाँ ना आदरणीय सभापति महोदय, जांच वहां होता है जहां कोई भ्रष्टाचार हो, कोई बहुत बड़ा कोई गोलमाल हो, और यहाँ पे स्पष्ट है श्री सुनील कुमार सोनी, सारे आदरणीय सभापति महोदय, आदरणीय सभापति महोदय, इसमें घोटाला हुआ है टेंडर के 5 पहले, करोड़ का, छोटा मोटा राशि नहीं है 5 करोड़। माननीय सभापति महोदय, मेरा भी आदरणीय सभापति महोदय, इसमें लगातार इस बात की शिकायत आई है कि उसके पहले काम शुरू हो चुका है, तो जांच क्यों नहीं करा दे रहे हैं उसमें? आप पूछ रहे हैं ना, मैं तो हाँ बोल रहा हूँ ना, आप पूछिए माननीय ना। सभापति लेकिन महोदय, जवाब आ रहा है तो प्रश्न आगे नहीं बढ़ रहा है, इसलिए मैंने सुनील कुमार सोनी जी को आदरणीय, आपके माध्यम से सुनील कुमार जी से निवेदन करते हुए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, इसमें बहुत सारे विपक्षी दलों के प्रश्नों के लगे हैं आज के प्रश्नोत्तर में। माननीय, मैं आपसे केवल एक आग्रह करना चाहता हूँ। सुनिए ना, मैं आपसे केवल एक आग्रह कर लेता हूँ। प्रश्नकाल है, बहुत सारे सदस्य का प्रश्न लगा हुआ है, क्या संभव है कि जो प्रश्न लगा हुआ है उन सब का जवाब इसी प्रश्न में मंत्री जी देंगे? मेरा इसी प्रश्न में है, और ऐसा होता भी नहीं है। नहीं, मैं ऐसा नहीं आप नहीं, कुंवर सिंह जी, जहाँ तक आप ये बोलो कि मेरे क्षेत्र का मामला है, एक प्रश्न करना है, तो मैं आपको दे दूंगा। आप बोलोगे 25 नंबर में मेरा लगा है, नहीं उसका और उसका तो मैं 25 नंबर का प्रश्न का जवाब देने के लिए मैं नहीं बोलूंगा। इसी में लगा, मेरे क्षेत्र का मामला है माननीय सभापति। आपका क्षेत्र का है, आप एक प्रश्न कर लीजिए। जी माननीय सभापति महोदय, टेंडर प्रक्रिया में बीड खोलने की तारीख 20 दिसंबर थी, लेकिन उसके पहले संबंधित ठेकेदार को काम प्रारंभ करने की अनुमति दे दी जाती है, और सीधे तौर पर मैं यही कहूंगा कि बिना बीड खुले उक्त ठेकेदार को निर्माण कार्य कैसे प्रारंभ किया जा सकता है माननीय सभापति महोदय। और सबसे बड़ी बात कि ये राशि क्या सीधा डीओ के खाते में जमा की जा सकती है क्या? इस संबंध में जवाब चाहता हूं माननीय सभापति। आदरणीय सभापति महोदय, पहली बात, किसी भी को पूर्व में काम करने की कोई अनुमति नहीं दी गई, स्पष्ट कर रहा हूं। दूसरी बात, टेंडर प्रक्रिया की जो बात कर रहे हैं, राज्य शासन स्वतंत्र है, वो किसी भी इकाई से अपना वो टेंडर करा सकती है। आदरणीय, यही सबका जो आरोप है वो आप पे व्यक्तिगत नहीं, लेकिन यही आरोप है कि प्रशासन द्वारा टेंडर खुलने के पहले वहां पर काम किया गया, सारे फोटोग्राफ से लेके आप उसको जांच करा दीजिए कि पहले काम हुआ है कि नहीं। समझने की कोशिश नहीं कर रहे। मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ आदरणीय, समझिए। आप तो एक बात समझिए कि कम से कम जब जिस दिन टेंडर खुला उसके पहले अगर वही एजेंसी वहां पर काम कर रही थी तो उसकी आप जांच करा दीजिए। जांच सारे कब कराएंगे? फोटोग्राफ मेरे पास हैं। कोई भ्रष्टाचार हो, पूरा आधार है, उसमें माननीय विषय साहब, है, चार अधिक तो पटल पेमेंट पे रख हो, सकता कोई हूं। बात हो तो समझ में आती है। आदरणीय, टेंडर खुलने के अगर टेंडर खुलने के पहले, क्योंकि इतना लंबा कार्यकाल छोटा नहीं होता है, बहुत महत्वपूर्ण। उसी प्रकार से हमारे उपसभापति जी हरिवंश जी विदाई ले रहे हैं। हरिवंश जी को लंबे समय तक इस सदन में अपनी जिम्मेवारी निभाने का अवसर मिला है। बहुत ही मृदुभाषी, सदन को चलाने में सबका विश्वास जीतने का निरंतर जिन्होंने प्रयास किया, और मैंने देखा है कि संकट के समय ज्यादातर उपसभापति के ही जिम्मे आ जाता है कि भाई आप संभाल लेना जरा, तो उनको एक लंबा एक्सपीरियंस होता है, सबको जान भी लेते हैं, भली बात ही जान लेते हैं। लेकिन उनका भी योगदान
और जब भी, और मैंने देखा कि जब सदन का समय नहीं होता है तो देश के कोने में कहीं न कहीं वो यूथ के साथ मिलना जुलना, देश की परिस्थितियों के संबंध में उनको अवगत कराना, उनमें एक देश के प्रति संवेदनाएं पैदा करने का वो निरंतर काम। वे कलम के धनी तो है ही हैं, लेकिन कर्म कठोर के नाते भी मैं कहूंगा कि उन्होंने भारत के हर कोने में जाकर आदरणीय सभापति जी, कभी कभी किसी समय हम सुनते थे कि सदन में बहुत ही हास्य विनोद व्यंग्य का अवसर मिलता रहता है। इन दिनों शायद धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि 24/7 मीडिया की दुनिया ऐसी है कि हर कोई कॉन्शियस रहता है। लेकिन हमारे आठवले जी हैं जी, सदाबहार है। आठवले जी जा रहे हैं, लेकिन यहां पर किसी को खोट महसूस नहीं होगी। वो व्यंग्य विनोद भरपूर परोसते रहेंगे, जब ये पूरा भरोसा है। आदरणीय सभापति जी, सदन में से हर 2 साल के अंतराल के बाद एक बड़ा समूह हमारे बीच से जाता है, लेकिन ये ऐसी व्यवस्था है कि जो नया समूह आता है उनको बाकी जो लंबे समय से 4 साल से बैठे हुए साथी हैं, अनुभव है, नए लोगों को तुरंत उनसे कुछ न कुछ सीखने का अवसर मिलता है। और इसलिए एक प्रकार से यहां की जो विरासत है वो कंटिन्यू प्रोसेस हमेशा रहती है। ये बहुत बड़ा लाभ होता है। मुझे पक्का विश्वास है कि जिनको इस बार जाना नहीं है वो भी जो नए माननीय सांसद आएंगे उनको उनके अनुभव का लाभ मिलेगा और उनका योगदान भी सदन को और समृद्ध करेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। आदरणीय सभापति जी, हम लोग जानते हैं कि जीवन में या सार्वजनिक जीवन में जब भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय करना होता है तो परिवार के लोग बैठ करके मन बना लेते हैं कि ऐसा करना है, लेकिन फिर भी कहते हैं अरे ऐसा करो, उनसे जरा पूछ लीजिए, एक सेकंड ओपिनियन ले लीजिए किसी वरिष्ठ से। और घर में वरिष्ठ नहीं कहेंगे, मोहल्ले में देखो भाई वो काफी अनुभवी है, जरा उनसे पूछ लो पर उनका मन क्या करता है। अगर कोई बीमार है तो भी कहते हैं यार ऐसा करो भाई, एक और डॉक्टर से जरा ओपिनियन ले लो। सेकंड ओपिनियन का बहुत महत्व होता है। मैं समझता हूं हमारे संसदीय प्रणाली में भली बात ही जान लेते हैं, लेकिन उनका भी योगदान। और जब भी, और मैंने देखा कि जब सदन का समय नहीं होता है तो देश के कोने में कहीं न कहीं वो यूथ के साथ मिलना जुलना, देश की परिस्थितियों के संबंध में उनको अवगत कराना, उनमें एक देश के प्रति संवेदनाएं पैदा करने का वो निरंतर काम। वे कलम के धनी तो है ही हैं, लेकिन कर्म कठोर के नाते भी मैं कहूंगा कि उन्होंने भारत के हर कोने में जाकर आदरणीय सभापति जी, कभी कभी किसी समय हम सुनते थे कि सदन में बहुत ही हास्य विनोद व्यंग्य का अवसर मिलता रहता है। इन दिनों शायद धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि 24/7 मीडिया की दुनिया ऐसी है कि हर कोई कॉन्शियस रहता है। लेकिन हमारे आठवले जी हैं जी, सदाबहार है। आठवले जी जा रहे हैं, लेकिन यहां पर किसी को खोट महसूस नहीं होगी।
वो व्यंग विनोद भरपूर परोसते रहेंगे ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। आदरणीय सभापति जी, सदन में से हर 2 साल के अंतराल के बाद एक बड़ा समूह हमारे बीच से जाता है, लेकिन ये ऐसी व्यवस्था है कि जो नया समूह आता है उनको बाकी जो लंबे समय से 4 साल से बैठे हुए साथी हैं, अनुभव है, नए लोगों को तुरंत उनसे कुछ न कुछ सीखने का अवसर मिलता है। और इसलिए एक प्रकार से यहाँ की जो विरासत है वो कंटिन्यू प्रोसेस हमेशा रहती है। ये बहुत बड़ा लाभ होता है। मुझे पक्का विश्वास है कि जिनको इस बार जाना नहीं है वो भी जो नए माननीय सांसद आएंगे उनको उनके अनुभव का लाभ मिलेगा और उनका योगदान भी सदन को और समृद्ध करेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। आदरणीय सभापति जी, हम लोग जानते हैं कि जीवन में या सार्वजनिक जीवन में जब भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय करना होता है तो परिवार के लोग बैठ करके मन बना लेते हैं कि ऐसा करना है, लेकिन फिर भी कहते हैं अरे ऐसा करो, उनसे जरा पूछ लीजिए, एक सेकंड ओपिनियन ले लीजिए किसी वरिष्ठ से। और घर में वरिष्ठ नहीं कहेंगे, मोहल्ले में देखो भाई वो काफी अनुभवी है, जरा उनसे पूछ लो एक बार उनका मन क्या करता है। अगर कोई बीमार है तो भी कहते हैं यार ऐसा करो भाई, एक और डॉक्टर से जरा ओपिनियन ले लो। सेकंड ओपिनियन का बहुत महत्व होता है। मैं समझता हूं हमारी संसदीय प्रणाली में इस सेकंड ओपिनियन की बहुत बड़ी ताकत रही है। एक सदन में कुछ निर्णय होता है, दूसरे सदन में फिर आता है सेकंड ओपिनियन के लिए। अगर इस सदन में होता है तो उस सदन में जाता है सेकंड ओपिनियन के लिए। और ये सेकंड ओपिनियन उस सारी बहस को, उस सारे निर्णय प्रक्रिया को एक बहुत बड़ा नया आयाम दे देती है। और वो मैं समझता हूं कि हमारी निर्णय प्रक्रिया को समृद्ध करती है। तो इसलिए सदन में जो माननीय सांसद बैठते हैं उनके लिए एक खुलापन रहता है कि भाई चलो इस सदन में नहीं तो उस सदन में एक अच्छा ओपिनियन नया आएगा, उस सदन में नहीं तो इस सदन में एक नया ओपिनियन आएगा। तो ये सेकंड ओपिनियन ये हमारे लोकतंत्र में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जो जिस विरासत को हमें हमारे जो माननीय सांसद विदाई ले रहे हैं उनका तो योगदान रहा ही है और इसके लिए भी मैं उनका साधुवाद करता हूं। आदरणीय सभापति जी, जो हमारे माननीय सांसद विदाई ले रहे हैं, बहुत आने वाले दिनों में तो शायद ये अवसर रहने वाला ही नहीं है, लेकिन ये माननीय सांसद ऐसे हैं कि जिनको पुराने संसद के भवन में भी बैठने का मौका मिला और नए संसद भवन में भी बैठने का मौका मिला। उनको दोनों इमारतों में उनको राष्ट्र के कल्याण के लिए अपना योगदान देने का अवसर मिला है और उनके कार्यकाल में ही उनको इस नए सदन के निर्माण प्रक्रिया में और नए सदन की निर्णय प्रक्रिया में भी हिस्सा बनने का अवसर मिला है। वो एक विशेष उनके जीवन में याद रहेगी, नई स्मृति रहेगी। आदरणीय सभापति जी, मैं सभी माननीय सांसदों के, और मैं मानता हूं कि ये सदन अपने आप में एक बहुत बड़ी ओपन यूनिवर्सिटी है। राष्ट्र जीवन की कई बारीकियों से परिचित होने का अवसर सदन में प्राप्त होता है। एक प्रकार से हमारी यहां शिक्षा भी होती है, हमारी दीक्षा भी होती है। ये 6 साल यहां जो रहने का अवसर मिलता है वो जीवन को घड़ने का, राष्ट्र जीवन के घड़तर में योगदान का तो महत्व है ही है क्योंकि निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन स्वयं के जीवन को घड़ने का भी एक अमूल्य अवसर होता है। और इसलिए जब माननीय सांसद यहां आते हैं
उस समय की उनकी जो भी सोच समझ और क्षमता है, जब जाते हैं तो अनेक गुना वो बढ़ती है, उसका विस्तार होता है, अनुभव की एक बहुत बड़ी ताकत होती है। अब तब जाकर के जाने के बाद राष्ट्र जीवन का उनका निरंतर योगदान बना रहे हैं। वे अपने तरीके से व्यवस्था के तहत हो सकते हैं, व्यवस्था के तहत न हो सके, लेकिन उनका अमूल्य योगदान मिलता ही रहे राष्ट्र जीवन के निर्माण में। उनका अनुभव हमेशा हमेशा उपयोगी हो, ये मेरी उन सभी माननीय सांसदों को मेरी शुभकामनाएं हैं। और मैं फिर से एक बार सभी माननीय सांसदों के योगदान का गौरवगान करता हूं, साधुवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नाउ ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन। धन्यवाद सर। खुद ने लिख करके भेजा, स्कूल के बारे में एक बार भी वहां परीक्षण करने नहीं गए। मैं आपसे आग्रह करूंगा, राजधानी के स्कूल का परीक्षण करने निकलेंगे क्या? खाली इतना ही जगह परीक्षण करा लेंगे। समय व्यर्थ मत चलेंगे क्या? मैं खुद जाऊंगा। सरकार निर्णय लेते में तो सब विधायक ये सत्ता पक्ष के सब विधायक मिल के युक्ति करेगा। आज होशियारी से जानना चाहूंगा, हम लोग ख्याल नहीं देता हूँ कि युक्तिकरण का नियम संपूर्ण राज्य में सब मिल के करे सरकार ऐसा या फिर जिलेवार या संभागवार अलग अलग, क्योंकि दुर्ग जिला का मामला आया था और प्रधान पाठक से विषय सवाल आती है। ये रायपुर का मामला है, दुर्ग का मामला कैसे आएगा? दुर्ग ग्रामीण का मामला है इसमें। ये रायपुर का है प्रश्न। नहीं, उसी से रिलेटेड है। आप पूछिए ना, वो बताइए। दुर्ग जिला के मामला में अतिथेय शिक्षकों की जानकारी मांगी गई था प्रधान पाठकों द्वारा। रायपुर का मामला अपने लाभ दिलाने के लिए आपको जानकारी दे दिया जाएगा। ठीक है, आप जानकारी अलग से उपलब्ध करा देना। श्री विक्रम मंडावी, आजू बाजू वाले को पूछ लेना कभी भी। क्या दिक्कत? नहीं मिला तब पूछा होगा। आप लिख के दे दीजिए ना, आपको उपलब्ध करा देंगे। स्पेसिफिक है, दुरुक स्पेसिफिक की बात नहीं है। रायपुर का वो प्रश्न पूछा गया है सुनील सोनी जी के द्वारा। आप दुरुक का जानना चाहते हो तो आप लिख करके दे दो, मंत्री जी आपको उपलब्ध करा देंगे। श्री विक्रम मंडावी जी। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अतिथि शिक्षकों को सरकार हर माह कितना वेतन दे रही है? हर माह प्रति माह कितना वेतन दे रही है? आदरणीय सभापति महोदय, सभी अतिथि शिक्षकों को प्रति माह 20,000 रुपये निर्धारित है, जो उनके अटेंडेंस के आधार पर पेमेंट होती है। क्या ये जो वेतन आप जो दे रहे हैं पूरे प्रदेश में सभी जिलों में समान है? समान है सभापति महोदय, प्रदेश में समान है। माननीय सभापति महोदय, 2024 से अब तक कितने अतिथि शिक्षकों की भर्ती की गई है और विज्ञापन कब निकाला गया? किसी भी कोई अगर जिले का तो दे देंगे, विवरण देंगे। सभापति महोदय, अभी कोई भी नया अतिथि शिक्षक हमने भर्ती नहीं किया। जो पुराने हैं उनको ही हम चला रहे हैं और 2022 में उनका पेमेंट हमने बढ़ाया। एक और है माननीय सभापति महोदय, क्या प्रदेश में जो कार्यरत है अतिथि शिक्षक हैं उनकी नियमितीकरण के लिए आप कोई योजना बना रहे हैं क्या? विभाग कोई योजना बना रहा है उनकी? ऐसी कोई योजना नहीं है, क्योंकि वो अतिथि शिक्षक हैं। हम तो रेगुलर शिक्षक की भर्ती कर रहे हैं, तो अतिथि शिक्षक रखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आपने कहा था कि सरकार बनने के बाद उनको नियमितीकरण होगा उनका। कहीं नहीं कहा था सभापति महोदय, कोई राज्य अतिथि शिक्षक को नियमितीकरण की बात आपने कहा था हमारे पास है भाई, मोदी गारंटी है, इसमें आपने कहा था। सदन में हमने कुछ भी नहीं कहा था सभापति महोदय। नियमितीकरण हमारी तरफ से होगा, ये आपने कहा था इसमें। माननीय मंत्री जी, मोदी जी की गारंटी का कोई मतलब नहीं है क्या? आपने गारंटी दी थी तो क्या उसको नियमित करेंगे? माननीय मंत्री जी, आपने कहा कि 20,000 रुपए प्रति माह और साथ में कह दिया अटेंडेंस, तो या तो प्रति माह 20,000 सही होगा या प्रतिदिन होगा, वो तो उसको क्लियर कर दीजिए पहले। महोदय, राज्य अतिथि शिक्षक जैसे कि कॉलेजों में ढाक के रूप में हम अतिथि प्रोफेसर रखते हैं, वैसे ही वहां की जो सालाना समिति है विषयवार शिक्षकों की हाई स्कूल हायर सेकेंडरी, जो हमारे वनांचल क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है, जहां पर जो शिक्षक नहीं जाते। सीधी बात है, पूरी बात सुन लो ना भाई। प्रतिदिन है कि फिर पूछेंगे उसमें एक प्रति प्रश्न, इसलिए मैं जवाब दे रहा हूँ। तो वो स्थानीय लेवल पर भर्ती की जाती है, उसमें शासन ने फिक्स किया है 20,000 रुपये महीना हमको देना है। 20,000 रुपये महीने में अगर वो 15 दिन नहीं आएगा तो 20,000 तो दे नहीं सकते। वो 20,000 वहां फिक्स है, मतलब वो प्रतिदिन है, अटेंडेंस के हिसाब से उनको पेमेंट किया जाता है। हाँ, तो प्रतिदिन हो गया ना वो। 20,000 प्रतिदिन नहीं होगा भाई, 20,000 माह है, उसको अटेंडेंस के हिसाब से हम पेमेंट करते हैं। अच्छा चलिए, प्रतिदिन अगर एक दिन नहीं आया तो उसका कितना वेतन कटेगा?
खुद जोड़ घटाना कर लीजिए। माननीय सभापति महोदय, वो प्रतिदिन ये दे रहे हैं, एक दिन की भी छुट्टी नहीं दे रहे हैं अतिथि शिक्षकों को। और आपके मोदी गारंटी में आपने बहुत स्पष्ट लिखा है कि हम सबको नियमितीकरण करेंगे। वो नियमितीकरण आप कब करेंगे और नहीं करने वाले, तो स्पष्ट जवाब दीजिए कि हम नहीं करने वाले। सभापति महोदय, नियमितीकरण कौन से कर्मचारी किया जाता है? जो डेली वेजेस रहते हैं। कोई अतिथि शिक्षकों को कोई नियमितीकरण की कोई तो मैंने आपको स्पष्ट कर दिया पहले ही प्रश्न में, बताइए बस। डेली वेजेस है वो, क्योंकि आप प्रतिदिन दे रहे हैं उनको। यही तो मैंने आपको कहा, प्रतिदिन के हिसाब से आप वेतन तय कर रहे हैं, प्रति माह के हिसाब से नहीं। जो नियमित कर्मचारी होता है सभापति महोदय, उसकी छुट्टी भी तय होती है, जिनका पेमेंट कटता नहीं है। आप अटेंडेंस के हिसाब से काटते हैं, वो एक डेली वेजेस की तरह ही काम कर रहा है आपके यहाँ। इसलिए आप उसको नियमितीकरण करेंगे कि नहीं करेंगे? और मोदी गारंटी के अंतर्गत आपने जो कहा है, क्या उसे पूरा करेंगे या नहीं करेंगे? सिर्फ इतना। मोदी जी की सारी गारंटी पूरा हो रही है और आने वाले समय में भी करेंगे, लेकिन कब करेंगे? समय सीमा बताइए, कब करेंगे? मैं माननीय मंत्री जी से चाहता हूँ, व्यवसायिक शिक्षा मंडल में अभी जो भर्ती हो रही है, गरीब आदमी से लाखों रुपए वसूलेंगे। हर गरीब में पूरा हो रहा है। इंतजार कर रहे हैं। झूठ गारंटी है, झूठ गारंटी। डबल इंजन फेल है, डबल इंजन फेल है, डबल इंजन फेल है। तमाशा करना बंद पूरा करो, पूरा करो, गारंटी पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो, करो, लागू करो, करना होगा, करना होगा, आतंकी बाजो करना होगा, आतंकी बाजो शर्म करो, वापस लो, शिक्षकों को धोखा देना बंद करो, वापस लो, करना होगा, करना होगा। आप सभी लोग बैठिए, आप बैठिए ना, मैं बोल रहा हूँ उसके बाद आप बैठिए तो सही। आप बैठिए ना। गारंटी है माननीय सभापति महोदय, ये कोई गारंटी नहीं है, ये 11 महीने का वारंटी। नौटंकी बाजो शर्म करो, श्रीमती चातुरीनंद, नौटंकी बाजो शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। माननीय सभापति महोदय, उद्योग मंत्री है अपन लिखित जवाब में ये बात बताए हवे कि CSIDC से प्राप्त जानकारी के अनुसार मेसर्स गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड ला ग्राम जंगल बेढ़ा तहत आप माननीय सभापति महोदय, वो बहिगमन होने के बाद भी उनकी प्रश्न चल रहे हैं, मतलब उससे अलग हमारे में आगे। रोहित जी आप बैठिए, प्रश्नकाल उनको प्रश्न करने दीजिए। आप पूछिए, उधर मत देखिए। आप चातुरी जी आप पूछिए। माननीय सभापति महोदय, मोर सवाल के जवाब में माननीय मंत्री महोदय जी हर जवाब दे है कि CSIDC से प्राप्त जानकारी के अनुसार मेसर्स गोदावरी पावर एवं इस्पात लिमिटेड ला ग्राम जंगलबेड़ा तहसील सरायपाली जिला महासमुंद में 102.93 हेक्टेयर शासकीय जमीन ला मात्र 4,82,300 रुपए में 99 बरस भर लीज में दिए गए हवे। 102 हेक्टेयर यानी कि लगभग 253 एकड़ जमीन कारखाना के क्षमता पर बहुत ज्यादा हवे। सोलर प्लांट पर इतना ज्यादा जमीन के जरूरत के निर्धारण आप प्रश्न करिए। मैं प्रश्न में आ था, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहा था कि सोलर प्लांट पर इतना ज्यादा जमीन के निर्धारण कौन स्तर से करेंगे हवे? माननीय सभापति महोदय, सोलर प्लांट के लिए जमीन के जो आवंटन है, होकर जो मांग के अनुसार जमीन आवंटन किए गए हैं, मैं बताना चाहूं पूरा डिटेल में। गोदावरी पावर इस्पात 4 दिसंबर 2024 में निवेश आमंत्रण पर अनुबंध किया गया। ग्राम पंचायत जंगल बेड़ा जमीन दिए जाने की दिनांक 30/2024 को दिया गया सामान्य सभा ग्राम पंचायत के अनुमोदन से। और जैसे माननीय सदस्य बोल रहे हैं कि इतना जमीन कैसे दिया गया,
तो जैसे जैसे उद्योग की स्थापना की आवश्यकता होता है उसके अनुसार से जमीन अमंडित की जाती है और पूरा जमीन नियमानुसार उनको अमंडित की गई है। मंत्री महोदय, यह कृपया बताएं कि कृपा करें कि रायपुर संभाग में मेसर्स गोदावरी एवं इस्पात प्राइवेट लिमिटेड ला ये जंगल बेड़ा में जो जमीन उपलब्ध कराए गए है 10 फरवरी 2025 में ये उपलब्ध कराए गए हैं। एक पर मैं पूछना चाहता हूँ कि का जमीन के आवंटन विभाग के अधिकारी मन द्वारा नियम कानून ला ताक में रख के करे गए हवे? माननीय सभापति महोदय, जमीन के आवंटन पूरा नियम प्रक्रिया के तहत में हुआ है। अगर माननीय सदस्य जानना चाहेंगे तो मैं डिटेल में उनको बता देता हूं कि किस तारीख को कलेक्टर की अनुमति हुआ, कैसे सीआईडीसी में आया, कैसे उद्योग में आया, कैसे जमीन आवंटन हुआ, पूरा तारीख वार उनको बता देता हूं। माननीय सभापति महोदय जी, मंत्री जी कहत हवे कि कलेक्टर के आदेश के तहत यह आवंटन हो हवे, तो कलेक्टर के आदेश के तहत जो आवंटन हो हवे वो आवंटन के बाद एमन नियम के तहत करत हवे, जो कि सरासर झूठ और सदन ला गुमराह करे के बात हवे। कलेक्टर महासमुंद हर उद्योग विभाग ला औद्योगिक क्षेत्र के स्थापना बर जमीन दे रही से, न कि कोनो विशेष औद्योगिक प्रयोजन के तहत एला दे रही से। नवा औद्योगिक क्षेत्र के स्थापना के जगह कोनो इकाई विशेष ला जमीन आवंटन करे बर शासन से का अनुमति लिए गए रही से? माननीय सभापति महोदय, मैं डिटेल में बता देता हूं। गोदावरी इस्पात 4 दिसंबर 2024 को निमंत्रण अनुबंध किया गया। ग्राम पंचायत जंगल बेड़ा की जमीन को दिए जाने की दिनांक 30 दिसंबर 2024 ग्राम पंचायत सामान्य सभा द्वारा कलेक्टर महासमुंद के द्वारा एनओसी दी गई। 102 हेक्टेयर शासकीय भूमि 25 फरवरी 2025 को कलेक्टर के द्वारा उद्योग विभाग को जमीन दी गई। 6 मार्च 2025 को उद्योग विभाग महासमुंद द्वारा सीआईडीसी को दी गई। 22 मई 2025 को सीआईडीसी द्वारा जमीन गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड को दी गई। इस तरह से जमीन का आवंटन पूरा प्रक्रिया के तहत में हुआ है। माननीय सभापति महोदय, माननीय कलेक्टर महासमुंद के आदेश में स्पष्ट तौर पे उल्लेखित हवे। माननीय मंत्री जी के पास हमार कलेक्टर साहब के आदेश की कॉपी तो हो बेच कर ही ओमे पहली कंडिका में ये लिखाए हवे कि ये जो जमीन है ये औद्योगिक क्षेत्र के स्थापना पर दिए जाते हैं, और अगर एकड़ से हट के कोनो दूसरा प्रयोजन में हो ही तो ये जो लीज डीड है ये स्वतः निरस्त हो जाही, ये ऐसे लिखाए हवे। लेकिन ओकर बावजूद सीएसआईडीसी के अधिकारी मन कौन से नियम के तहत निजी संयंत्र ला शासकीय जमीन पर लीज दे हावे? माननीय सभापति महोदय, उद्योग नीति के तहत तो मैंने पहले डिटेल में बताया है कि कलेक्टर ने उद्योग विभाग को दिया, उद्योग विभाग ने सीआईडीसी को दिया, सीआईडीसी ने गोदावरी इस्पात को दिया और पूरा औद्योगिक नीति के तहत में आवंटन किया गया है। माननीय सभापति महोदय, मैं उसी जिला से हूँ। एक मिनट। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, 200 एकड़ से अधिक 295 एकड़ जमीन को केवल और केवल 5 और 6 लाख में आपने आवंटित किया। कौन सी नीति के तहत आप आवंटित किए हैं और उस कंपनी को ऐसी क्या व्यवस्था है कि 295 एकड़ जमीन को केवल और केवल 6 लाख में 4 लाख कौन सी नीति के तहत आप दिए हैं, बताइए। माननीय सभापति महोदय, जमीन जो 102 हेक्टेयर भूमि सोलर प्लांट उद्योग के हेतु प्रीमियम 4,82,300 प्रति हेक्टेयर के दर से 99 वर्षों के लीज पर दिया गया है, जिसका साल का 4,70,00,000 रुपया होता है। उसी तरह प्रति वर्ष निर्धारित समय पर शासन को 28,99,654 रुपया वार्षिक लीज रेंट भुगतान भी करना होगा।
टोटल माननीय सभापति महोदय, एक मिनट टोटल एक वर्ष में कितना जमा करेंगे वो? 99 वर्ष में माननीय सभापति महोदय, मंत्री जी आप 28 लाख जमा करेंगे बोल रहे हैं, मैं प्रक्रिया जानना चाह रहा हूं, किस प्रक्रिया के तहत इतने कम दर पर आप जमीन आवंटित किए हैं? ये प्रति वर्ष के हिसाब से इनको दर जमा करना प्रति वर्ष आप बता दिए, लेकिन इतना कम दर पे कौन से प्रक्रिया के तहत आप